डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जाएंगे वो बेसिकली ग्राफ से रिलेटेड है और पूरे फिज़िक्स में जो कि जहाँ जहाँ पे भी ग्राफ यूज़ हो रहे हैं वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसका ये फ़ायदा होगा कि जो ग्राफ वाले आपके MCQs हैं वो गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो अक्सर बच्चों को ना ग्राफ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं कि ग्राफ बनते कैसे हैं, और जब MCQ आता है तो वो उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जहाँ मर्ज़ी से क्वेश्चन आ जाए वो यहाँ पे आके आपका कवर हो जाएगा। देखें फॉर एग्जांपल ग्राफ की जो पहली टाइप है वो स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या होते हैं? देखें स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास दो तरह के हैं। एक तो स्ट्रेट लाइन वो है कि जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सिचुएशन है, ये आपके पास एक क्वांटिटी y है, ये क्वांटिटी x है। अब जो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस है, इसको आप ओरिजिन कहते हैं, वो ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जी x इंक्रीज होने के बावजूद भी y चेंज नहीं हो रहा। तो इस तरह के ग्राफ का जो रिलेशन होता है वो ये बनता है। ये MCQ में ऑप्शन में भी आ सकता है, ठीक है। अभी मैं एक आपको इसकी एग्जाम्पल भी दूंगा। अब आप अगर प्रोपोर्शनल को ख़त्म कर लें तो क्या लगाएंगे? कांस्टेंट लगाएंगे, और x की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। लिहाजा y इज़ इक्वल टू कांस्टेंट अगर लिखा हुआ है तो उसका ग्राफ ही होगा। जैसे अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर वो कहते हैं कि वेलोसिटी का यानी स्पीड ऑफ साउंड का प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, ठीक है। तो आपने पढ़ा हुआ कि स्पीड ऑफ साउंड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ कोई रिलेशन नहीं, इंडिपेंडेंट है। तो फिर ये इक्वेशन आप लिख सकते हैं ना, ठीक है, कि v के साथ जो प्रेशर का है वो पावर 0 आ जाएगा। अब प्रोपोर्शनल की जगह पे आप क्या लगाएंगे? कांस्टेंट, और p की पावर 0 1, तो v इज़ इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है या इसका जो ग्राफ होगा वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा, यानी वेलोसिटी का जो ग्राफ होगा वो पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस होगा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ ये बनेगा, ये प्रेशर है, ये वेलोसिटी है, इस तरह का ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। सो अब ये ग्राफ ये शो कर रहे हैं कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या रह रही है? वो कांस्टेंट रह रही है, ठीक है। तो ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो सकता है। इस तरह से पैरेलल टू द वाई एक्सिस भी कोई ग्राफ हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी इंडिपेंडेंट कोई शो करेंगे। वो भी यही शो करेंगे कि इन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें सेकेंड पार्ट जो इसका, फॉर एग्जाम्पल कि ये ग्राफ है। अब ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस नहीं है बल्कि किसी एक्सिस के पैरेलल नहीं है, और पास टू ओरिजिन है, और कोई ना कोई इसका एंगल भी एक्सिस के साथ, ठीक है। तो ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ में ही आएगा, और इसका जो रिलेशन होगा y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। इसमें कांस्टेंट भी आएगा, इसमें x की पावर 1 होती है। इस तरह के ग्राफ के लिए याद रखें x की पावर क्या होगी? 1 के इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल x लिख लें। अब इसकी एग्जाम्पल क्या, जैसे मोमेंटम है, मोमेंटम में आपने देखा होगा कि मोमेंटम का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है? वो डायरेक्ट है, उसका यही ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv², मैस के साथ क्या रिलेशन है? वो भी डायरेक्ट है। फिर इसी तरह से वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ, ठीक है, वो भी डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है। वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ उसका भी यही ग्राफ बनेगा, ठीक है। सो जिनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन होगा उनका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन पास टू द ओरिजिन होगी और किसी एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी। लेकिन जिनका कोई रिलेशन नहीं होगा उनका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन किसी एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी फिर, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। इसमें एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि वेलोसिटी का और प्रेशर का ये ग्राफ बनेगा, स्पीड ऑफ साउंड का, ठीक है। और बाकी जो डायरेक्ट रिलेशन और भी एग्जाम्पल हो सकती है, मैंने सिर्फ 2-3 कॉमन एग्जाम्पल लिखी हैं इसमें, ठीक है। तो इसका मोमेंटम का वेलोसिटी से डायरेक्ट है, काइनेटिक का मैस से डायरेक्ट है, वॉल्यूम का टेम्परेचर से डायरेक्ट है। तो इनका ग्राफ इस तरह का बनेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद कि पैराबोलिक क्या होता है, हाइपरबोलिक क्या होता है, और एलिप्स क्या होगा, वो कहाँ पे फिजिक्स में कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। और ये MCQ आ जाए कि जी इन दो क्वांटिटी का ग्राफ कैसा होगा, वो आपके लिए मसला नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पैराबोलिक ग्राफ। पैराबोलिक ग्राफ भी फिजिक्स में बहुत सी जगहों पे यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का क्या रिलेशन होगा अगर, या कैसा ग्राफ होगा अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो।
तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल आ सकती हैं और एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि पैराबोलिक ग्राफ में हम जो रिलेशन यूज़ कर रहे होते हैं ना नॉर्मली, वो ये है कि जी y का x के साथ ये रिलेशन होगा, ठीक है, और प्रोपोर्शनल ख़त्म करेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। और फॉर एग्जांपल ये x की पावर n है, और अगर x की पावर n अगर लेट से कि हम 2 पुट कर देते हैं तो फिर ये ग्राफ फार्मूला बन जाएगा x की पावर 2, ठीक है। सो इस तरह का कोई भी रिलेशन होगा वो पैराबोलिक में ही कंसिडर होगा। फॉर एग्जांपल कि हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में और टाइम में क्या रिलेशन है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हाफ GT² या हाफ AT² कह लें, s का T² के साथ रिलेशन होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, अगर ये रिलेशन का पूछता है तो ऑप्शन दे देता है, एलिप्स है, पैराबोलिक है, स्ट्रेट लाइन है, हाइपरबोलिक है। तो आंसर क्या होगा इसका, पैराबोलिक इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आ गया जी डिस्प्लेसमेंट और ये आ गया जी टाइम, तो ये इसका रिलेशन बन जाएगा। देखें ये पैराबोलिक ग्राफ की क्या होगी, शेप होगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, इसके अलावा और कहाँ भी यूज़ हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के साथ स्क्वायर के साथ रिलेशन है, ये भी पैराबोलिक बनेगा, ठीक है। इसके अलावा आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 kx²। तो पोटेंशियल एनर्जी का x के साथ क्या रिलेशन है, वो भी पैराबोलिक में आता है, ठीक है। तो ये पैराबोलिक रिलेशन में आएगा, जहाँ पे भी स्क्वायर आप देख रहे हैं वो पैराबोलिक में ही आएगा। इसके अलावा देखें आप एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस का, स्टॉपिंग डिस्टेंस का हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है, थर्ड इक्वेशन से हम निकालते हैं 2ASVF² - VI²। इसमें क्या होगा, आपके पास वेलोसिटी स्टॉपिंग डिस्टेंस में फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट अगर है तो s का VI² के साथ ये रिलेशन होगा, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो ये इसका ग्राफ भी अगर कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे, पैराबोलिक ही इसका आंसर है, ठीक है। इसके अलावा भी हो सकते हैं, जैसे टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T = 2π√L/g। टाइम का लेंथ के साथ अंडर के साथ ये रिलेशन बनता है, ठीक है। ये जो ग्राफ होंगे चाहे स्क्वायर वाले हों चाहे अंडर वाले हों, ये पैराबोलिक में ही आएंगे। शेप में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो बता देता हूँ, ठीक है। अगर तो स्क्वायर है तो फिर तो ये वाली शेप बन रही है, लेकिन अगर अंडर है तो अंडर में फिर शेप यूँ बनेगी। ये टाइम आ गया, ये आपके पास लेंथ आ गई, तो फिर ये शेप यूँ बनेगी, ठीक है। ये इन केस हमारे पास जब टाइम का लेंथ के साथ अंडर के साथ रिलेशन होगा तो फिर ये रिलेशन बनेगा, या इस तरह की सिचुएशन बनेगी इसमें। इसको यूं ड्रॉ कर लें, ठीक है। सो ये पैराबोलिक ग्राफ है, ये मैंने डिफरेंट एग्जांपल दिए, जहाँ पे स्क्वायर आ जाए, अंडर आ जाए, दो क्वाड्रेटिक्स के बीच में जो रिलेशन होता है वहाँ पे आपने क्या करना है, पैराबोलिक आंसर देना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, वो आप इस तरह से डील करेंगे, इंशाल्लाह अभी दोबारा आपसे गलती नहीं होगी इसमें, ठीक है जी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाइपरबोलिक, और हाइपरबोलिक ग्राफ जो है वो कहाँ कहाँ पे बन रहा होता है उसको देखेंगे, और उसके जो एमसीक्यूज हैं वो किस किस्म के आ सकते हैं। देखें हाइपरबोलिक में क्या है हमारे पास, जहाँ पे y का और x का इन्वर्स रिलेशन, बीच में कांस्टेंट लगा लें, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा होगा, ये हाइपरबोलिक होगा। फॉर एग्जांपल प्रेशर का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है, वो इन्वर्स रिलेशन है, तो ये किस में आ जाएगा, ये हाइपरबोलिक में आ जाएगा। यहाँ वॉल्यूम आ गया, यहाँ प्रेशर आ गया, ठीक है। अब जो अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो कहते हैं जी इस ग्राफ को यूँ होना चाहिए, यूँ नहीं बन सकता ये, ठीक है। उसकी वजह ये है कि जब मैंने प्रोपोर्शनल ख़त्म करना है तो यहाँ लगाना है कांस्टेंट, नीचे आ गया वॉल्यूम। अगर तो वॉल्यूम 0 होगा तो प्रेशर इन्फिनिटी होगा ना, तो ये तो फिनाइट वैल्यू दे रहा है यहाँ पे, देखें ये फिनाइट वैल्यू दे रहा है। तो ये पॉइंट ये शो कर रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम 0 है और प्रेशर जो है वो इन्फिनिटी नहीं है, कोई वैल्यू होगी उसकी भी, ठीक है। जबकि यहाँ पे प्रेशर 0 करूँगा, वॉल्यूम उधर ले जाएं, प्रेशर को इधर ले आएं। जब प्रेशर 0 करूँगा तो फिर वॉल्यूम इन्फिनिटी आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर वही बात कि वॉल्यूम की कोई, यहाँ प्रेशर 0 है लेकिन वॉल्यूम की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं है, कोई ना कोई वैल्यू आ रही है यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं कि ये ग्राफ नहीं बन सकता। इसमें एक्चुअली क्या होगा कि जैसे जैसे प्रेशर कम होता जाएगा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, और जब प्रेशर 0 तक पहुँचेगा ना, सॉरी वॉल्यूम जब 0 तक पहुँचेगा तो प्रेशर जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो इन्फिनिटी का मतलब है कि आप ये लाइंस आपस में कट नहीं कर सकते, इसको यूँ छोड़ेंगे। या जैसे
प्रेशर कम होगा तो फिर वॉल्यूम इन्फिनिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये ग्राफ बनेगा जिसको आप हाइपरबॉलिक ग्राफ कह सकते हैं। तो ये जो शेप है ये हाइपरबोला शेप है इसकी, ठीक है। सो ये वाला नहीं बनेगा इसमें कि स्ट्रेट लाइन, इसमें इस तरह से कर्व बनेगी। अब प्रेशर वॉल्यूम इसकी एक एग्जांपल है जहाँ पे हम कह सकते हैं। इसके अलावा और भी जहाँ पे भी आपको इन्वर्स रिलेशन नज़र आता है, फॉर एग्जांपल वो कहता है जी करंट का और रेजिस्टेंस का बताएं क्या होगा। करंट का और रेजिस्टेंस का भी तो यही रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। तो इसकी ग्राफ की शेप भी क्या होगी, वो हाइपरबॉलिक होगी। जहाँ पे भी इन्वर्स रिलेशन होगा हाइपरबॉलिक होगी। अक्सर ये वाली शेप भी गिवन होती है स्ट्रेट लाइन, और ये भी गिवन होती है। स्ट्रेट लाइन की मैंने रीज़न बता दी है कि इसमें प्रेशर को ज़ीरो करें तो वॉल्यूम इन्फिनिटी नहीं हो रहा, और अगर वॉल्यूम को ज़ीरो करें तो प्रेशर इन्फिनिटी नहीं हो रहा, क्योंकि फॉर्मूला ये बता रहा है कि एक ज़ीरो होगा दूसरा इन्फिनिटी होगा। तो वो इसी ग्राफ से चीज़ प्रूफ हो सकती है, ठीक है जी। बाकी जो नेक्स्ट फिज़िक्स में कहाँ कहाँ पे उसके जो ग्राफ हैं वो यूज़ हो रहे हैं, और स्पेशली 20 टेस्ट के हवाले से, और एलिप्स कैसे बनता है, और सर्कुलर ग्राफ जो होगा वो कैसे बनेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर हम देखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको पता है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का अगर ग्राफ आ जाए, एमसीक्यू आ जाए, ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगा, तो ऑप्शन वो देता है जी सर्कुलर सर्कल बन सकता है, या एलिप्स बन सकता है, या पैराबोलिक बन सकता है, या हाइपरबोलिक बनेगा, या स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो वो देखते हैं कौन सा ग्राफ बनेगा इसमें, ठीक है। और एलिप्स कैसे बनेगा उसमें, देखिए एलिप्स उस वक्त बन रहा होता है, आप ज़रा इसकी शेप को अंडरस्टैंड करेंगे। ये है लेट से, अगर मैं चले यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ कर लेता हूँ और एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ड्रॉ कर लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ गया, यहाँ वेलोसिटी आ गई, ठीक है। तो एलिप्टिकल ग्राफ जो होगा ना वो यूं इस तरह का होगा, इस तरह से, ठीक है। अब आप देखें कि ये ग्राफ ये शो कर रहा है जैसे कि ये वाला पॉइंट कौन सा, ये एक्स एक्सिस पे है, ये वेलोसिटी है। अच्छा, एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस नहीं होता, यानी इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा बट वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। और इस जगह पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, फिर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। इस जगह पे अगेन डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, वेलोसिटी ज़ीरो है, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फिर ज़ीरो है। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होगा वो एलिप्टिकल होगा, और रीज़न बड़ी सिंपल है। मीन पोजीशन पे क्या होता है, मीन पे आपको पता है एक्स ज़ीरो होता है, वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। एक्सट्रीम पे क्या होता है, एक्सट्रीम के ऊपर एक्स मैक्सिमम हो जाता है, जबकि वेलोसिटी क्या हो जाती है, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। सो देखें ये ग्राफ कब बनेगा एलिप्स, जब एक क्वांटिटी ज़ीरो दूसरी मैक्सिमम हो, ठीक है। फिर वो दूसरी वाली ज़ीरो हो जाए तो पहले वाली फिर मैक्सिमम हो जाए। इस तरह की सिचुएशन में कौन सा ग्राफ बनेगा, एलिप्स बनेगा, ठीक है। अब फॉर्मूले पे देख लें। अच्छा, ये दोनों एक्सिस बराबर क्यों नहीं है, देखें v इज इक्वल टू वी नॉट ओमेगा एक्स नॉट, ये रिलेशन भी है वेलोसिटी का और एम्पलीट्यूड का, ठीक है। अब ये फॉर्मूला ये बता रहा है, देखें कि वी नॉट जो है वो ओमेगा टाइम एक्स नॉट है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, ये इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है, दोनों एक्सिस इक्वल नहीं होंगे। लेट्स से कि डिस्प्लेसमेंट का ये एक्स नॉट बन गया, इसके साथ ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो वी नॉट आएगा ना इसमें, ठीक है। इसलिए एक माइनर एक्सिस होगा और एक मेजर एक्सिस होगा, और जो क्वांटिटी बड़ी होगी उसका एक्सिस फिर ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए ये एलिप्टिकल ग्राफ बनेगा। सो ये वेलोसिटी आ गई है, डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्या होगा, वो एलिप्स होगा। फिर इसके अलावा अगर आप देखें, अगर ये ओमेगा में 1 कर दूँ, ओमेगा की वैल्यू 1 कर दूँ, तो फिर वी नॉट और एक्स नॉट दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो जाएंगे। अब अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊंगा तो फिर ये सर्कल बनेगा, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्स नॉट है, और वी नॉट भी इतना ही है। यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। तो अगर वी नॉट और एक्स नॉट इक्वल हैं, कब हो सकते हैं, जब ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, 1 के इक्वल होगी, रेडियन पर सेकंड क्या है यूनिट इसकी, ठीक है। उस केस में फिर ये सर्कल बन जाएगा। सो वैसे नॉर्मली अगर ये एमसीक्यू आ जाता है कि जी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में क्या ग्राफ होगा, तो आंसर इसका एलिप्स है। लेकिन अगर वो कहता है जी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में क्या ग्राफ होगा और ओमेगा की वैल्यू अगर 1 है, तो फिर उसका आंसर क्या होगा, सर्कल होगा, ठीक है। इसी तरह का जो एक ग्राफ है वो मजीद हम बना सकते हैं वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन में भी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है।
अब आप देखें वेलोसिटी एक्सेलरेशन में क्या होता है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो होती है। एक्सट्रीम पे क्या होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है, और एक्सट्रीम के ऊपर वेलोसिटी जीरो होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो उसका ग्राफ भी अगर आप ड्रॉ करें और फॉर्मूला भी अगर आप उसका देखें तो यही सिचुएशन बनेगी इस केस में भी, कि फ़र्ज़ करेंगे जी आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला जी ओमेगा एक्स नॉट और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। इसको अगर आप लिखें ओमेगा एक्स नॉट को आप अलग कर लें और यहाँ से एक ओमेगा अलग कर लें तो ये आ जाएगा आपके पास A इज इक्वल टू बी ओमेगा। अगेन अगर ओमेगा की वैल्यू 1 हुई तो A और B बराबर हो जाएंगे, और अगर A और B बराबर हो गए तो इसका मतलब फिर क्या होगा कि ग्राफ एलिप्स नहीं बनेगा, सर्कल बनेगा, ठीक है। अब ओमेगा की वैल्यू 1 होगी तो फिर सर्कल है, अदरवाइज जनरली क्या होता है, एलिप्स इसका आंसर होगा, अगर ओमेगा का उसने नहीं बताया आपको, ठीक है। तो ये था एलिप्टिकल ग्राफ के एलिप्स कहाँ पे बन रहा होता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब एक जीरो हो दूसरा मैक्सिमम हो और दूसरा जीरो हो तो फिर पहला मैक्सिमम हो तो फिर एलिप्स ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे बनते हैं। देखिए एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो है ना, वहाँ पे जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल शुरू में जो चेंज है वो फास्ट है, उसके बाद चेंज क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। जैसे कैपेसिटर की मैं आपको एग्जांपल दूँ, कैपेसिटर जो है ना वो शुरू में बड़ी तेज़ी से चार्ज हो रहा होता है, बाद में उसकी चार्जिंग क्या होती है, स्लो हो जाती है। जैसे उसकी डिस्चार्जिंग में देखें, जब वो डिस्चार्ज होता है कैपेसिटर तो बड़ा तेज़ी से डिस्चार्ज होता है, फिर बाद में डिस्चार्जिंग क्या होती है, स्लो हो जाती है। इस तरह का जो नेचर होगा ग्राफ का वो एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा। फिर इसी तरह से अगर हम देखें इसमें हाफ लाइफ के ग्राफ के अंदर, हाफ लाइफ में शुरू में अगर आप देखें अगर 100 एटम्स हैं तो वो एक हाफ लाइफ में ही 50 रह जाते हैं, 50 डिके हो जाते हैं। लेकिन अगली दफ़ा वो 50 नहीं डिके होंगे, अगली दफ़ा 50 का हाफ होगा तो फिर 25 डिके होंगे ना। तो शुरू में देखें चेंज बड़ी आ रही है, बाद में चेंज क्या होती जा रही है, कम होती है। इस तरह की जो नेचर होती है ना किसी ग्राफ की, वो फिर एक्सपोनेंशियल में आती है, ठीक है। तो देखें एक्सपोनेंशियल क्या होगा, फ़र्ज़ करें कि अगर हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ की, तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ जो है ना वो इस तरह का ग्राफ होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात करें, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ ये ग्राफ होगा सब, ठीक है। अगर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात करें, ये चार्ज और ये टाइम है, ठीक है। तो आप देखिए चार्जिंग कैपेसिटर में जब हो रही होती है Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी, ये इसका एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा, ठीक है। ये नेचर किस तरह से, एक तो E से आपको पता चल रहा है, दूसरा 1 माइनस ई आएगा तो इसका मतलब ये होगा ये इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा, ठीक है। तो शुरू में इंक्रीज बहुत फास्ट है, जैसे कि मैं अगर ये कहूँ कि ये टाइम को अगर मैं यूँ लिख लूँ, इंटरवल बना लूँ, तो शुरू में देखें इंक्रीज बहुत फास्ट है और बाद में इंक्रीज जो है वो कम होती जा रही है। ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज का ग्राफ है। फिजिक्स में कहाँ भी यूज़ हो रहा है, चार्जिंग में यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा देखें एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कहाँ पे हो रहा होगा, ये डिस्चार्जिंग के केस में हो रहा होता है। डिस्चार्जिंग में जब डिक्रीज की हम बात करते हैं तो फिर ये 1 माइनस ई नहीं लिखेंगे, Q इज इक्वल टू Q नॉट ई की पावर माइनस टी आर सी लिखेंगे, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो होगा ना वो इस तरह का होगा, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज में आएगा। फ़र्ज़ करें कि ये मैक्सिमम चार्ज है Q नॉट, ये टाइम है, तो ये ग्राफ इस तरह से होगा, ठीक है। एक बात ये है कि ये यहाँ से इसको आप कट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट डिके नहीं हो रहा होता, इसको एक्सपोनेंशियल डिके भी कह रहे होते हैं हम लोग। इसको कट नहीं करेंगे क्योंकि कट करने के लिए आपको इनफिनिट टाइम चाहिए होता है, इसलिए इसको यूं ही छोड़ देते हैं फिर हम यहाँ पे, ठीक है। सो ये दो तरह के हो गए, ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है, ये चार्जिंग कैपेसिटर में इस्तेमाल होता है, वो डिस्चार्जिंग में इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके अलावा ये देखें कहाँ पर यूज़ हो रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे गैमा रेज है, गैमा रेज जब किसी एक्स रेज किसी सॉलिड से गुजरती हैं तो उनकी एनर्जी भी बड़ी तेज़ी से कम हो रही होती है, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी ऑफ गैमा रेज है, ये एक्स रेज है, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस म्यू एक्स, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। एक्स के ये डिस्टेंस है और म्यू जो है वो बेसिकली उस मटेरियल की एक एब्जॉर्प्शन एबिलिटी होती है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये भी एक्सपोनेंशियल डिक्रीज में ही आएगा। डिक्रीज आप इसको यूं में लिख सकते हैं फॉर्मूले को, आई इज इक्वल टू आई नॉट म्यू एक्स कह दें, ठीक है। आप इसको यूं लिख लें तो ये ग्राफ भी इस तरह से बनेगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज में आएगा, ठीक है। अब आप देख लें कि आई का एक्स, आई का इंटेंसिटी है, रेडिएशन की इंटेंसिटी है, आई का एक्स के साथ इन्वर्स है, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इंटेंसिटी कम होती जाएगी,
ठीक है। दूसरा एब्जॉर्प्शन पावर के साथ भी इसका क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। सो ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का है। ये रेडिएशन से एक्स रेज और गैमा रेज किस तरह से डिक्रीज होती हैं किसी मीडियम के अंदर, जैसे सॉलिड के अंदर, वो एक्सपोनेंशियली क्या हो रही होती हैं, डिक्रीज हो रही होती हैं। लास्ट हम ग्राफ से रिलेटेड एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर ये ग्राफ वाला पोर्शन जो है ये हमारा कंप्लीट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ याद रखें, ये लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके हम पढ़ते हैं ना, जहां पे लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके, वहां पे भी ये यूज होता है, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ वहां पे भी यूज हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा आप देखेंगे इसमें कि मैंने कहा जी कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपने माइंड में रखने हैं। फर्ज करें कि वो कहते हैं जी वॉल्यूम का और प्रेशर का, या प्रेशर वॉल्यूम का क्या रिलेशन है। ज़ाहिर बात है प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो वो इन्वर्स है। इन्वर्स में मैंने कहा था कि हाइपरबॉलिक ग्राफ बनेगा, ये आइसोथर्म है, ठीक है। लेकिन प्रेशर का 1/v के साथ अगर ग्राफ आ गया तो वो हाइपरबॉलिक नहीं होगा। यहाँ पे अगर 1/v लिखा हुआ स्टेटमेंट को गौर से देख लेना, 1/v के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें, अगर हम ये कहें कि काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के साथ, अगर वेलोसिटी के साथ अगर वो कहें काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के साथ पैराबोलिक ग्राफ होगा, वो ग्राफ यूं होगा। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ पूछ ले तो फिर ग्राफ क्या होगा, फिर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपने कुछ याद रखने हैं। और यानी कि v के साथ ग्राफ है तो पैराबोलिक है ना, v स्क्वायर के साथ तो काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन बनता है ना, सिंपल डायरेक्ट। बट v के साथ स्क्वायर के साथ डायरेक्ट, यहाँ v आएगा तो पैराबोलिक है, v स्क्वायर आएगा तो फिर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आप देखें, इंशाल्लाह आप जो मैंने ग्राफ की बातें आपको बताई हैं, अब ग्राफ का कोई MCQ आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप लोग माइंड में रखें, इसको 2-3 दफ़ा आप देखेंगे कहाँ कहाँ पे ग्राफ यूज़ हो रहे हैं। ग्राफ के क्वेश्चंस आपको पता है कि लाजमी आते भी हैं इसमें, ठीक है। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में देखेंगे। शुक्रिया। डिस्कस करेंगे इसके MCQs। अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया है कि ग्राफ कितनी तरह के होते हैं और क्वांटिटीज़ के दरमियान में जो रिलेशन होता है उनके ग्राफ बनते कैसे हैं, ठीक है। स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है, इन्वर्स का ग्राफ कैसे होता है, अंडर रूट का ग्राफ कैसे होता है, वो ग्राफ जो है वो यहाँ पे हम डिस्कस भी करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अगर ये कहूँ कि ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम विल बी, यहां भी हम लिख लेते हैं जी कि मैस कांस्टेंट है, कंडीशन लगा लेते हैं। वैसे कंडीशन ना भी हो तो फिर भी यही ग्राफ चलेगा, ठीक है। ऑप्शन में वो कहता है जी कि हाइपरबोलिक, या हाइपरबोला लिख लें, पैराबोला, और उसके बाद लिख लें आप स्ट्रेट लाइन, एंड देन उसके बाद आप एलिप्स लिख लें, ठीक है। तो अब आप कैसे पता चलेगा ग्राफ का, तो फिर आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे रिलेशन को। वो रिलेशन देखें, जैसे काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वैसे फॉर्मूला क्या है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। सो काइनेटिक एनर्जी का पी स्क्वायर के साथ रिलेशन है, तो पी स्क्वायर के साथ ये रिलेशन बना है इसका, ठीक है। तो मैंने कहा था कि स्क्वायर अगर आ जाए, इस तरह से पावर आ जाए, स्क्वायर है या क्यूब है, वैसे पावर अगर आ जाए तो ग्राफ की शेप जो होती है स्क्वायर के साथ कौन सी होती है, वो पैराबोलिक शेप होती है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा, बीटा होगा। ग्राफ भी बना के दिखा देता हूँ इसका मैं, ताकि आप लोगों को अगर ग्राफ हो सकता है 4 ग्राफ बने हुए आ जाए इसमें। लेट्स से कि यहाँ मोमेंटम है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी है, तो ग्राफ की शेप इस तरह की बनेगी, ठीक है। इसको आप क्या कहेंगे, पैराबोलिक ग्राफ कह देंगे। अच्छा नेक्स्ट देखें, इसमें आप देखें जैसे अगर हम ये कहें कि ग्राफ बिटवीन टोटल एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप x कह लें, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विल बी, क्या होगा देखें, स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक,
हाइपरबॉलिक, एलिप्स। जी क्या आंसर होगा इसमें? आप वैसे अपनी तरफ से भी इसको माइंड में थोड़ा सोचें कि क्या होगा, तो फिर मैं डिस्कस करता हूं। देखें, आप जाएंगे फॉर्मूले के ऊपर। टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 kx0 स्क्वायर। टोटल एनर्जी की फॉर्मूले में तो x आता ही नहीं है, वो तो डिपेंड ही एम्पलीट्यूड पे करती है, ठीक है। तो ये याद रखें कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 kx0 स्क्वायर, इसमें x नहीं है, तो टोटल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ऊपर पावर 0 लगा ले, इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट। टोटल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो फिर इंडिपेंडेंट का ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन भी कौन सी होती है? ये वाली स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब फिर क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? अल्फा होगा। अब इसी को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। देखें, अगर ये होता ग्राफ बिटवीन टोटल एनर्जी एंड एम्पलीट्यूड, यहां पे लफ्ज एम्पलीट्यूड आ जाता, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विल बी, तो फिर क्या आंसर होता? देखिए, अब एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशन है इसका, और एम्पलीट्यूड के साथ इसका क्या रिलेशन है? स्क्वायर के साथ है। तो एम्पलीट्यूड के साथ स्क्वायर के साथ अगर इसका रिलेशन है तो फिर आप यहां एम्पलीट्यूड लिखेंगे, ठीक है। तो फिर ग्राफ कैसा बनेगा? फिर ग्राफ ये बनेगा। सो दिस इज पैराबोलिक, ये पैराबोलिक इसका आंसर होगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें भी एक चीज और देखें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बड़ा क्वेश्चन जब आप इंटी टेस्ट कर रहे होते हैं ना, उसमें आपने क्वेश्चन में बड़ा फोकस करना है। क्वेश्चन में कोई की वर्ड होता है जो आपको आंसर की तरफ लेके जाता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन को ही अगर आप सही नहीं पढ़ सके ना, तो आप गलत आंसर करेंगे। फिर ग्राफ बिटवीन टोटल एनर्जी एंड स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ग्राफ बिटवीन टोटल एनर्जी एंड स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, अगर ये आ जाए टोटल एनर्जी के दरमियान और स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के दरमियान, तो फिर आपने इसके साथ पूरे के साथ देखना है, ठीक है। अब मैं इसको एक क्वांटिटी कह रहा हूं, और मैं यहां पे एम्पलीट्यूड नहीं लिख रहा, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड लिख रहा हूं, ठीक है। तो अब क्या रिलेशन बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि मैंने इसको एक क्वांटिटी का नाम दे दिया है। तो अब इसको स्क्वायर का इफेक्ट है वो खत्म हो गया, मैंने स्क्वायर समेत ही इसको कह दिया। तो अब सिंपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। सो ये याद रखें, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब आंसर क्या होगा? अब अल्फा होगा, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया कि पैराबोलिक भी हो सकता है अगर तो सिर्फ एम्पलीट्यूड के साथ पूछे, और स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होगा तो फिर वो स्ट्रेट लाइन आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे, द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम of gas will be provided that के टेम्परेचर इसमें हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन उसी तरह से पैराबोलिक, एलिप्स, हाइपरबोलिक, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब आप देखें इसके फॉर्मूले पे जाएंगे तो ये रिलेशन आपके माइंड में फौरन क्लिक करना चाहिए। आपने पढ़ा ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। वॉल्यूम को अगर मैं उधर ले जाऊं और ये बाकी सारे फैक्टर क्या हैं? कांस्टेंट है, तो प्रेशर का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन हो जाएगा? इन्वर्स। और इन्वर्स के लिए मैंने कहा था कि इस तरह की शेप बनेगी, तो ये कौन सा हो गया? इस तरह की शेप। और इन्वर्स का मैंने बताया भी था, आप गैस करें इसमें। तो देखें ये कौन सा होगा? ये हाइपरबॉलिक होगा। इसके अलावा भी देखें, ग्राफ बिटवीन, अगर मैं यहां पे लिख दूं फ्रीक्वेंसी और यहां लिख दूं वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आप फॉर्मूला रिकॉल करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है? इनवर्स है। तो इनवर्स रिलेशन का अगेन फिर वही होगा हाइपरबॉलिक, ठीक है। तो इस तरह के इनवर्स रिलेशन जहां जहां पे भी आ रहे, जैसे करंट का और रेजिस्टेंस का अगर इनवर्स है तो वहां पे भी यही होगा। तो ये आपने चीज़ें माइंड में रखनी है कि कहाँ कहाँ पे ये रिलेशन बन रहे होते हैं, ठीक है। तो
तो इन रिलेशंस को देख के फिर आपने ग्राफ को माइंड में रखना है। इन्वर्स रिलेशन होगा तो वो हाइपरबॉलिक होगा। हाँ, एक बात ये, जैसे भी मैंने प्रेशर वॉल्यूम की बात की थी कि अगर ये वॉल्यूम है या प्रेशर है लेट से, तो वॉल्यूम का और प्रेशर का इन्वर्स है, लेकिन वॉल्यूम का और 1 ओवर वॉल्यूम का और प्रेशर का डायरेक्ट है। अगर यानी कि ग्राफ इस तरह से हो तो ये ग्राफ फिर यूं स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, इसको आप यूं स्ट्रेट लाइन कह देंगे। तो फिर ये डायरेक्टली आप देखें इसका रिलेशन बन जाता है, प्रेशर का वॉल्यूम से इन्वर्स है लेकिन प्रेशर का 1 ओवर वॉल्यूम से डायरेक्ट है, तो फिर ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा इसका। सो क्लियर हो गया ये? तो इसका आंसर अब क्या होगा जी? स्ट्रेट लाइन। इन इस केस में स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम कहते हैं इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स कह लें विल बी, ऑप्शन देखें इसके, कनकेव अप, कनकेव लेफ्ट या राइट लिख लें, कनकेव लेफ्ट, कनकेव डाउन, ठीक है। इनमें से क्या आंसर होगा? अब ये सारे पैराबोलिक ही हैं शेप वाइज, लेकिन पैराबोलिक के भी आपको पता है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो वो 4 तरह के, उसका फेस किस तरफ है, यानी कि ये फेस है या ये फेस है या इस तरह से फेस है या इस तरह से फेस है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे देखूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर आप देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट है और इसकी 2 एक्सट्रीम्स होती हैं, एक राइट एक्सट्रीम होती है, एक लेफ्ट एक्सट्रीम होती है, और ये एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आप देखें यहाँ पे कि मीन पे क्या होता है और एक्सट्रीम पे क्या होता है, ये मीन पोजीशन है जहाँ पे x 0 है, इस जगह पे x क्या है? 0 है। तो अगर x 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पे 0 होती है, और बट काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होती है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इस एंड पे भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये एक्सट्रीम है। तो फिर आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? टोटल के इक्वल हो सकती है ना। तो लेट्स से कि ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी का ग्राफ खैर इस तरह से होता है। अब आप ग्राफ बनाएंगे जब पोटेंशियल का, पोटेंशियल एक्सट्रीम पे मैक्सिमम है यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। इस एक्सट्रीम पे भी पोटेंशियल मैक्सिमम है, मैक्सिमम यहाँ तक है, पोटेंशियल एनर्जी मीन पे 0 है। अब आप इनको ज्वाइन कर लें तो ये शेप बनती है। सो दिस इज कनकेव अप, ये जो शेप है ये क्या है? ये कनकेव अप है, ठीक हो गया। अब अगर वो कहता ना कि ग्राफ बिटवीन, तो आंसर फिलहाल तो आंसर ये होगा ना कि अल्फा। अगर कहता ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट, इसका देखें जरा, तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि मैक्सिमम कहाँ पर होती है? मीन पर होती है। मीन पर क्या होती है? मैक्सिमम। एक्सट्रीम पे क्या होती है? मिनिमम। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मीन पे, बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मिनिमम यानी 0। यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। तो आप इसका ग्राफ बनाए तो ये ग्राफ बनेगा। सो दिस इज कनकेव डाउन, तो ये कनकेव डाउन बन जाएगा। तो ये वाली जो शेप होती है ना इस तरह से, कनकेव अप क्या होता है? ये शेप होती है। कनकेव डाउन क्या होता है? ये शेप होती है, ठीक है। सो या तो कनकेव अप बनता है इसमें या कनकेव डाउन बन रहा होता है। सो अगर तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है तो फिर क्या आंसर होगा? कनकेव डाउन होगा। कनकेव डाउन किसका है जी? काइनेटिक एनर्जी का। कनकेव अप किसका है जी? पोटेंशियल एनर्जी का। क्लियर हो गया जी ये, ठीक है। सो ये ग्राफ वाले जो है ना ये थोड़े से डिफरेंट थे इसमें आम रूटीन से हट के, क्योंकि पैराबोलिक तो हमें पता होता है, लेकिन पैराबोलिक के अंदर जो टाइप्स हैं फिर मैंने कहा वो एक्सप्लेन कर दूँ। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं उसके एमसीक्यूज भी अक्सर किताबों में देखे गए हैं, तो इसलिए मैंने कहा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आम रूटीन में सामने नहीं आ रहे होते बच्चों के, तो ये ज़रा डिफरेंट थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है जी। नेक्स्ट जी, अब नेक्स्ट ग्राफ देखेंगे हम। During charging of capacitor, the graph between current and time will be,
क्या होगा जी? ऑप्शन ए एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, ऑप्शन बी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, ऑप्शन सी लीनियरली इंक्रीज, ऑप्शन डी लीनियरली डिक्रीज। ठीक है, तो ये ऑप्शन है हमारे पास। अब आपको इसके फॉर्मूले पे जाना होगा। ये याद रखें कि चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो, इसमें ग्राफ चार्ज के, वोल्टेज के और जो करंट के हैं, ये सारे ग्राफ जो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्राफ ही कंसिडर होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसके फॉर्मूले में देखें ना, करंट के आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी, ये फॉर्मूला है इसका। चाहे चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग हो, एक्सपोनेंशियल का ये फॉर्मूला आता है। अब अगर मैं माइनस ई की पावर ख़त्म करना चाहूँ तो फॉर्मूला बनेगा आई इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई ई की पावर टी आर सी। ठीक है, टाइम के साथ क्या रिलेशन है? इन्वर्स है, लेकिन एक्सपोनेंशियली इन्वर्स है, सिंपल इन्वर्स नहीं, एक्सपोनेंशियली इन्वर्स। ठीक है, तो फिर क्या होगा? एक्सपोनेंशियल डिक्रीज इसका आंसर है। चाहे चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग हो, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है। और अगर चार्ज और टाइम का ग्राफ हो तो वो चार्जिंग में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा, डिस्चार्जिंग में एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। वोल्टेज का ग्राफ हो तो वो चार्जिंग में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, डिस्चार्जिंग में एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये मेन जो चीज़ें थी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली कि किस तरह के ग्राफ आ सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया जी। लास्ट पॉइंट है इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखिए, इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है बेसिकली हम लोग कहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कूलम्स लॉ में F इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, तो यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर लॉ आ गया। ठीक है, फिर इसके अलावा इस तरह के रिलेशंस जो है वो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स में भी मिलेगा, F इक्वल टू G M1 M2 ओवर R स्क्वायर। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अगर फॉर्मूले में देखें तो हम लिखते हैं ना E इज इक्वल टू K Q ओवर R स्क्वायर, तो यहाँ पे भी R स्क्वायर आएगा। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन में ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो हमने एक ग्राफ पढ़ा था हाइपरबोलिक ना। हाइपरबोला में ये रिलेशन होता है ना, जैसे अगर सिंपल आर होता तो हम इसको कहते नहीं कि हाइपरबोला है, सिंपल इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, और इसके ग्राफ को अगर आप देखें या इस रिलेशन को हम देखें तो हम कहते हैं जब रेडियस डबल होगा तो फोर्स क्या होगी? हाफ हो जाएगी। ठीक है, जब रेडियस डबल हो तो फोर्स क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। लेकिन इस केस में अगर आप देखें इस रिलेशन में, ये जो फोर्स का रेडियस के साथ है या डिस्टेंस के साथ है। ठीक है, तो अब अगर हम कहते हैं नहीं कि रेडियस डबल होगा तो फोर्स जो है वो 4 गुना कम हो जाएगी इसमें। ठीक है, अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो तो ये ग्राफ बनेगा कि लेट्स से कि ये आपके पास R है, ये आपके पास F है। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स का और R का ये रिलेशन है। लेट्स से कि इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि डिस्टेंस जो है वो ये R है और यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या है? वो F है। जब डिस्टेंस 2R हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे फोर्स F है तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगी? F/2 हो जाएगी। लेकिन अगर हम इस रिलेशन को देखें तो इस रिलेशन में जब डिस्टेंस डबल होगा तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी। अगर आप देखें तो फोर्स, ये ग्राफ यूं नीचे आएगा। इसका मतलब ये है कि शेप ऑलमोस्ट वैसी है लेकिन ये ज़रा स्टीपर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए उसमें F को और R के साथ इन्वर्स है, डिस्टेंस को डबल किया, फोर्स हाफ हुई। इसमें अगर R को डबल करेंगे तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी, यानी ज़्यादा स्टीप हो जाएगा ग्राफ। ठीक है, सो इन दोनों में ये फ़र्क है कि ये आपके पास इन्वर्स रिलेशन है, हाइपरबोला है। अगर ये रिलेशन आ जाएगा, इसमें तो R की पावर 1 है ना, जब R की पावर बढ़ेगी तो ग्राफ क्या होता जाएगा? स्टीप होता जाएगा। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो हम ये चीज़ आइसोथर्म में और एडियाबैट में भी डिस्कस करते हैं, और इसमें प्रेशर का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है? इन्वर्स है। प्रेशर का वॉल्यूम के साथ इन्वर्स है, इसको आप आइसोथर्म कह देते हैं। ठीक है, लेकिन अब एडियाबैटिक में यहाँ पे वॉल्यूम के ऊपर पावर क्या आ जाएगी? गैमा आ जाएगी। ठीक है, आइसोथर्म में पावर क्या होती है?
वो 1 होती है। अब ये जो गैमा पावर होती है एक्चुअली ये ग्रेटर देन 1 होती है। लेट्स से कि अगर हम इसको मोनोटॉमिक गैस में देखें तो ये 1.67 है, ठीक है। तो मैंने अभी कहा था कि ये पावर अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा हुई ना यहाँ पे, तो ये ग्राफ क्या होना शुरू हो जाएगा, ये स्टीप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होगा एक सिंपल इन्वर्स में और एक उस इन्वर्स में जिसमें पावर जो है वो 1 से ज़्यादा हो जाए। सिंपल इन्वर्स जो होगा वो हाइपरबॉलिक होगा, अदरवाइज अगर पावर ज़्यादा होगी तो स्टीप होना शुरू हो जाएगा ग्राफ, उसी शेप के साथ थोड़ा स्टीप हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह के ग्राफ जो है वो आइसोथर्म और एडियाबैट में बनते हैं। ये जो स्टीप वाला है ये एडियाबैट है, इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि एडियाबैट इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्म, ठीक है। तो ये पावर जो बढ़ती जाएगी ये उतना स्टीप होता जाएगा। तो ये हमारा इसका ग्राफ का लास्ट पॉइंट था। तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, और जो फर्दर इस तरह के MCQs आते हैं तो आप उसको डील कर सकेंगे। तो ये चीज़ याद रखेंगे, जब भी ग्राफ आप देखने लगे MCQs के अंदर तो आप रिलेशन पे ज़रूर देखिएगा कि रिलेशन किस किस्म का है, सिंपल डायरेक्ट है या इन्वर्स है या स्क्वायर के साथ है, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वांटिटी जो है वो किस किस्म का उसका रिलेशन बन सकता है, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। शुक्रिया।